Hello students, today we start new chapter मैग्नेटिज्म। सबसे पहले बच्चों अपन क्या करेंगे, इस मैग्नेटिज्म को डिफाइन करेंगे। व्हाट इज मैग्नेटिज्म? मैग्नेटिज्म क्या है? किसी मैग्नेट के द्वारा फेरस, निकिल, कोबाल्ट एक्सेट्रा के पाउडर को अट्रैक्ट करने की जो प्रॉपर्टी होती है, उस प्रॉपर्टी को ही अपन क्या कहते हैं बच्चों? मैग्नेटिज्म कहेंगे। द प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्टिंग पाउडर ऑफ फेरस, निकिल, कोबाल्ट बाई ए बार मैग्नेट नॉन एज मैग्नेटिज्म। और चाहे बार मैग्नेट हो, चाहे किसी भी टाइप की मैग्नेट, कोई जरूरी नहीं है कि एक रोड के फॉर्म में ही हो, सर्कुलर शेप में भी हो सकती है। भाई ये मैग्नेट अपन कह सकते हैं, ठीक है। तो किसी मैग्नेट के द्वारा फेरस, निकिल, कोबाल्ट आदि का जो पाउडर होता है, उसको अपनी ओर अट्रैक्ट करने की जो प्रॉपर्टी होती है बच्चों, उस प्रॉपर्टी को ही अपन क्या कहते हैं? मैग्नेटिज्म कहते हैं। तो कैसे डिफाइन करेंगे? The property of attracting powder of ferrous, nickel, cobalt by a magnet known as magnetism. The property of attracting powder of ferrous, nickel, cobalt by a magnet known as magnetism. ठीक है बच्चों, तो मैग्नेटिज्म क्या है ये आपको पता चल गया। द प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्टिंग पाउडर ऑफ फेरस, निकिल, कोबाल्ट बाई ए बार मैग्नेट नॉन एज मैग्नेटिज्म। अब बच्चों, जो मैग्नेट होती हैं, मैग्नेट, ये इनको अगर अपन क्लासिफाई करते हैं तो ब्रॉडली अगर अपन देखें तो टू टाइप की मैग्नेट्स होती हैं। एक होती है नेचुरल मैग्नेट्स और दूसरी होती है बच्चों आर्टिफिशियल मैग्नेट्स। पहली कौन सी होती है? नेचुरल मैग्नेट्स। और सेकंड कौन सी होती है बच्चों? आर्टिफिशियल मैग्नेट्स। अब बच्चों नेचुरल मैग्नेट्स किसे कहेंगे? ऐसी मैग्नेट्स, कुछ मटेरियल्स बच्चों ऐसे होते हैं, कुछ मैग्नेट्स ऐसी होती हैं जिनको अर्थ से खोद कर निकाला जाता है, जैसे मैग्नेटाइट। ये खुद क्या है बच्चों? इसमें अपन ने मैग्नेटिक फील्ड आर्टिफिशियली प्रोड्यूस नहीं किया अपन ने, ये अर्थ के जो मैग्नेटिक फील्ड है उसके कारण ऑटोमेटिक अपने आप क्या हुई है? ये मैग्नेट बनी है। तो ऐसी मैग्नेट्स को बच्चों अपन क्या कहते हैं? नेचुरल मैग्नेट्स। और जब नेचुरल मैग्नेट्स हैं, ये है अपने पास Fe3O4 और ये है बच्चों मैग्नेटाइट। क्या है ये? मैग्नेटाइट्स है। ये बच्चों एक तरह से मैं कहता हूं ये जो आयरन का ओर है, और वो किसके टाइप से काम करेगा? नेचुरल मैग्नेट का काम करेगा। लेकिन बच्चों सबसे पहला क्वेश्चन अपने दिमाग में यही आता है, माइंड में यही क्वेश्चन जनरेट होता है कि जब अपने पास नेचुरल मैग्नेट्स थी तो फिर आर्टिफिशियल मैग्नेट्स की जरूरत क्यों पड़ी?
तो इनमें बच्चों दो ड्रॉबैक होती है इनकी। एक तो इनमें जो मैग्नेटिक फील्ड जो ये प्रोड्यूस करते हैं, ये पुअर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं, यानी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड by them is very poor। एक तो बच्चों इनके द्वारा जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड किया गया है वो पुअर होता है, एक तो ये ड्रॉबैक हो गई। दूसरा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड यानी प्रोड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड जो होता है इज अनकंट्रोल्ड। प्रोड्यूस्ड produced magnetic field is uncontrolled। जो मैग्नेटिक फील्ड है बच्चों, अपन इसको इंक्रीज या डिक्रीज नहीं कर सकते हैं, जैसी अपनी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग इसको इंक्रीज और डिक्रीज नहीं किया जा सकता है। इसके बाद आते हैं बच्चों आर्टिफिशियल मैग्नेट्स। ये आर्टिफिशियल मैग्नेट्स जो होती हैं इनको बच्चों अपन टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट आती हैं परमानेंट मैग्नेट्स और दूसरी होती हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। और बच्चों इनको अपन टेम्परेरी मैग्नेट भी बोलते हैं। टेम्परेरी मैग्नेट, परमानेंट मैग्नेट और टेम्परेरी मैग्नेट। तो बच्चों सबसे पहले तो अपन ये देखते हैं कि परमानेंट मैग्नेट किसे कहेंगे। ऐसी मैग्नेट्स जिनमें मैग्नेटिज्म की जो प्रॉपर्टी होती है वो लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए होती है, तो उसे परमानेंट मैग्नेट कहेंगे। मींस प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेटिज्म इज फॉर वेरी लॉन्ग ड्यूरेशन, देन मैग्नेट इज नोन एज परमानेंट मैग्नेट। तो इसमें क्या होता है, प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेटिज्म is for very long duration, then such type of magnets are known as permanent magnets। and temporary magnets किसे कहेंगे, जिनमें प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेटिज्म जो होती है वो शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होती है, या जैसे ही अपन क्या करेंगे फैक्टर्स, जो मैग्नेटाइजिंग फैक्टर होता है उसको जैसे ही अपन रिमूव करेंगे तो मैग्नेटिज्म क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। प्रॉपर्टी ऑफ magnetism, property of magnetism is eliminate on removing factor of magnetizing। मैग्नेटाइजिंग जो फैक्टर है उसको जैसे ही अपन हटा दें और उसमें मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी गायब हो जाए तो ऐसी मैग्नेट्स को अपन क्या कहते हैं बच्चों, टेम्परेरी मैग्नेट कहते हैं। अब सबसे पहली बात तो यह है बच्चों कि जो परमानेंट मैग्नेट्स जो अपन बनाते हैं उनकी क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए
और टेम्परेरी मैग्नेट्स जो बनाते हैं इनकी क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए और ये कौन से मटेरियल की बनाई जाती हैं। हालांकि ये डेप्थ में तो अपन पढ़ेंगे जब BH कर्व देखेंगे, लेकिन मैं यहां फिर लिख देता हूं, इसकी प्रॉपर्टी होनी चाहिए बच्चों हाई रिटेंटिविटी, हाई रिटेंटिविटी होनी चाहिए कि इनमें जो मैग्नेटिक फील्ड है वो हाई होना चाहिए, हाई रिटेंटिविटी होनी चाहिए और हाई ही कॉर्सिविटी, जो कॉर्सिविटी होनी चाहिए वो भी हाई होनी चाहिए और रिटेंटिविटी भी क्या होनी चाहिए, हाई होनी चाहिए। और इन दोनों प्रॉपर्टीज को ध्यान में रखते हुए अपन क्या करते हैं बच्चों, परमानेंट मैग्नेट्स जो बनाई जाती हैं वो किसकी बनाई जाती हैं, स्टील की बनाई जाती हैं। इनके लिए जो मटेरियल अपन सेलेक्ट करते हैं वो क्या है बच्चों, स्टील की बनाई जाती हैं। और इसकी जो प्रॉपर्टी होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, लो रिटेंटिविटी एंड लो कॉर्सिविटी। और ये इसके लिए जो मटेरियल सेलेक्ट किया जाता है बच्चों वो होता है सॉफ्ट आयरन। तो बच्चों जो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स और टेम्परेरी जो मैग्नेट्स हैं इनको बनाने के लिए क्या काम में लेते हैं अपन, सॉफ्ट आयरन काम में लेंगे। और जो परमानेंट मैग्नेट्स अपन को बनानी है उनके लिए अपन क्या काम में लेंगे बच्चों, स्टील काम में लिया जाएगा। इसके लिए क्या काम में लेंगे अपन, स्टील काम में लेंगे। तो ये फिलहाल अपन ने देखा कि जो मैग्नेट्स होती हैं किस टाइप की होती हैं, इनका अपन ने क्लासिफिकेशन किया। नेचुरल मैग्नेट्स जो एक तरह से बच्चों अपन क्या होते हैं कि अर्थ से खोदकर जो निकाले जाते मैग्नेट्स जो हैं, कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं जो अर्थ के अंदर गड़े रहते हैं और उनको जब अपन बाहर निकालते हैं, खोद कर बाहर निकालते हैं तो वो एक मैग्नेट के टाइप से ट्रीट करते हैं और वो है बच्चों मैग्नेटाइट जो है वो नेचुरल मैग्नेट के टाइप से ट्रीट करता है। लेकिन इसमें इनके कुछ ड्रॉबैक्स हैं और ड्रॉबैक्स ये हैं कि मैग्नेटिक फील्ड जो इनके द्वारा प्रोड्यूस होता है वो काफ़ी पुअर होता है और एक जो मैग्नेटिक फील्ड को अपन कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। ठीक है, इसलिए अपन ने क्या किया, आर्टिफिशियल मैग्नेट्स बनाई। और आर्टिफिशियल मैग्नेट बच्चों टू टाइप की होती हैं, ऐसी मैग्नेट्स जिनमें मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए रहती है, ऐसी मैग्नेट्स को बच्चों अपन क्या कहते हैं, परमानेंट मैग्नेट कहते हैं। और जिनमें मैग्नेटिज्म की जो प्रॉपर्टी है, जब तक मैग्नेटाइजिंग फैक्टर अवेलेबल रहेगा जिसके कारण मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, वो फैक्टर जब तक अवेलेबल है तब तक मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी रहेगी। और जैसे ही उसको अपन क्या करेंगे, हटा देंगे, तो मैग्नेटिज्म क्या हो जाए, एलिमिनेट हो जाए। तो ऐसी मैग्नेट्स को बच्चों अपन क्या कहते हैं, टेम्परेरी मैग्नेट्स बोलते हैं। और या फिर अपन को बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, इनको इलेक्ट्रोमैग्नेट्स बोलते हैं। ठीक है, अब बच्चों ये जो अपनी बार मैग्नेट है, इस बार मैग्नेट से रिलेटेड कुछ डेफिनेशंस हैं। अब बच्चों अपन इस बार मैग्नेट से रिलेटेड कुछ डेफिनेशंस हैं जो आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। फर्स्ट होती है मैग्नेटिक पोल्स। फर्स्ट डेफिनेशन यानी डेफिनेशंस रिलेटेड टू बार मैग्नेट। फर्स्ट डेफिनेशन है बच्चों, मैग्नेटिक पोल्स क्या होते हैं मैग्नेटिक पोल्स बच्चों,
ये सपोज करो कि अपने पास बार मैग्नेट है, ये इसकी ज्योमेट्रिक लेंथ है L है, ध्यान देना बच्चों। तो किसी बार मैग्नेट के एंड्स के नियर वो पॉइंट्स जहां पर प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेटिज्म जो होती है वो मैक्सिमम होती है, जहां पे मैग्नेटिज्म की जो प्रॉपर्टी होती है मैक्सिमम होती है, वो पोल कहलाते हैं। तो प्रत्येक जो बार मैग्नेट होगी, ईच बार मैग्नेट जो होगी बच्चों, उसमें 2 पोल्स होंगे। जो भी मैग्नेट होगी उसमें 2 पोल्स होंगे, N एंड S। इसमें बच्चों जो N पोल होता है इसको अपन पॉजिटिव पोल मानते हैं और S को निगेटिव पोल मानते हैं। क्यों? क्योंकि यहां से जो N पोल से मैग्नेटिक जो फील्ड लाइंस होती हैं वो स्टार्ट होती हैं, एक तरह से मैं कहता हूं, और यहां से आके S पोल की ओर क्या होती हैं बच्चों, टर्मिनेट होती हैं। यानी N पोल से स्टार्ट होती हैं और S पोल की ओर आती हैं। जैसे अपने एक चार्ज के लिए देखते हैं, तो चार्ज के लिए आपको पता है कि पॉजिटिव चार्ज के सरफेस के परपेंडिकुलर स्टार्ट होती हैं और नेगेटिव चार्ज के सरफेस पे क्या होती है, टर्मिनेट होती हैं। ठीक है, तो यहां से स्टार्ट होती हैं और फिर S पोल की ओर आती हैं। इसलिए क्या कहूंगा बच्चों कि N पोल इज ट्रीटेड एज पॉजिटिव पोल एंड S पोल इज ट्रीटेड एज निगेटिव पोल। ठीक है, दूसरी बात बच्चों, मींस चाहे इस बार मैग्नेट को मैं कितने ही पार्ट्स में डिवाइड करूं, ईच पार्ट एक मैग्नेट के टाइप से ट्रीट करेगा और उस ईच पार्ट के 2 पोल्स ही होंगे, चाहे मैं इसको एटॉमिक लेवल तक भी क्यों डिवाइड नहीं कर लूं। अगर मैं इतना डिवाइड करता जाऊं कि अगर एक एटम भी बचा तो भी उसके 2 पोल्स ही होंगे। मींस यूनिट पोल मैग्नेट इज नॉट पॉसिबल। यानी ऐसी मैग्नेट पॉसिबल ही नहीं है जिसमें केवल एक ही पोल हो। यूनिट पोल वाली मैग्नेट पॉसिबल ही नहीं है। ये चीज बच्चों आपको क्लियर हो जानी चाहिए। तो कैसे डिफाइन करूंगा मैं, द पॉइंट्स नियर एंड्स ऑफ द बार मैग्नेट, द पॉइंट्स नियर द एंड्स ऑफ द बार मैग्नेट वेयर property of magnetism is maximum known as magnetic poles। इसको अपन क्या कहेंगे बच्चों, मैग्नेटिक पोल्स कहेंगे। क्लियर है? दूसरी डेफिनेशन आती है बच्चों, वो है मैग्नेटिक एक्स। Magnetic axis, the line joining the poles of the magnets, the line which joins poles of the magnets known as magnetic axis। इसको बच्चों मैग्नेटिक एक्सिस कहेंगे। किसी बार मैग्नेट के ये जो अपने पास मैग्नेट है, इनके दोनों पोल्स को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है बच्चों, वो क्या कहलाएगी, मैग्नेटिक एक्सिस कहलाएगी। एक होती है बच्चों इक्वेटोरियल एक्सिस, द एक्सिस which passes through midpoint of the bar magnet and perpendicular to magnetic axis known as equatorial axis। ये क्या है बच्चों, इक्वेटोरियल एक्सिस है। ऐसी एक्सिस जो बार मैग्नेट के मिड पॉइंट से पास हो और उसकी एक्सिस के परपेंडिकुलर हो, इसको अपन बोलते हैं बच्चों इक्वेटोरियल एक्सिस। थर्ड आती है बच्चों पोल स्ट्रेंथ।
और इस पोल स्ट्रेंथ को अपन स्मॉल m से डिनोट करते हैं। द पावर ऑफ अट्रैक्टिंग मैग्नेटिक सब्सटेंसेज बाय ए मैग्नेटिक पोल known as the power of attracting of a magnetic pole is known as pole strength। पोल स्ट्रेंथ को बच्चों कैसे डिफाइन करेंगे अपन? पावर ऑफ अट्रैक्शन ऑफ ए पोल नॉन एज पोल स्ट्रेंथ। पावर ऑफ attracting by the pole of magnet known as pole strength। इसको क्या कहते हैं बच्चों? पोल स्ट्रेंथ कहते हैं। और ये जो पोल स्ट्रेंथ जो डिपेंड करती है वो किसी पोल में लाई करने वाले यूनिट पोल्स की नंबर पर डिपेंड करती है। किस पे डिपेंड करती है? ध्यान देना बच्चों, पोल स्ट्रेंथ जो होती है किसी पोल में, मैग्नेटिक पोल में प्रेजेंट जो यूनिट पोल्स हैं उनके नंबर पे डिपेंड करेगी। जितने नंबर ऑफ यूनिट पोल्स जितने ज्यादा होंगे उसकी पोल स्ट्रेंथ उतनी क्या होगी बच्चों? ज्यादा होगी। और इसका जो यूनिट होती है पोल स्ट्रेंथ की वो होती है बच्चों एम्पियर इंटू मीटर। याद करनी है बच्चों, यूनिट जो होगी पोल स्ट्रेंथ की एम्पियर इंटू मीटर होगी। और मैं ये कहूंगा कि ये मेरे पास ये बार मैग्नेट है और बच्चों ये यूनिट पोल्स जो होते हैं इस टाइप से मैं कहता हूं कि ये अरेंज्ड होते हैं। ठीक है। अब बच्चों मैं ये भी कहूंगा कि यदि मान लो कि इस बार मैग्नेट को टू पार्ट्स में, लेंथ के परपेंडिकुलर टू पार्ट्स में अगर मैं डिवाइड करता हूं तो आपको पता है कि इस पोल स्ट्रेंथ पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जितने यूनिट पोल पहले थे उतने यूनिट पोल जो होंगे बाद में होंगे। समझ में आ रहा है? लेकिन अगर मैं इसको पैरेलल टू लेंथ टू पार्ट्स में डिवाइड करता हूं तो ये जो अपर पार्ट है 3 यूनिट पोल्स अपर पार्ट में चले गए और 3 ही लोअर पार्ट में रह गए। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों? जब यूनिट पोल्स की नंबर आधी रह गई तो डेफिनेटली पोल स्ट्रेंथ भी क्या हो जाएगी? आधी रह जाएगी। तो इसको याद रखने का सिंपल जो मेथड है वो क्या है बच्चों कि जो पोल स्ट्रेंथ m है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होती है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अगर बार मैग्नेट का चेंज हो जाता है तो पोल स्ट्रेंथ चेंज हो जाएगी और अदरवाइज पोल स्ट्रेंथ चेंज नहीं होगी। इससे क्या कंक्लूजन निकला कि अगर मान लो मैं किसी बार मैग्नेट को 2 इक्वल पार्ट्स में लेंथ के परपेंडिकुलर अगर 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता हूं तो पोल ईच पार्ट की, अगर मान लो मेरे पास ये बार मैग्नेट है और बच्चों ये ध्यान देना इसका चाहे n पोल हो चाहे s पोल हो, दोनों पोल्स की पोल स्ट्रेंथ सेम होती है। ये अगर m है तो ये -m होगी। केवल मैग्नीट्यूड के बारे में अगर बात करें तो दोनों पोल्स की पोल स्ट्रेंथ हमेशा इक्वल होती है। तो बच्चों अगर मैं इसको लेंथ के परपेंडिकुलर स्टेप से 2 पार्ट्स में अगर डिवाइड करता हूं तो ये जो ईच सेगमेंट होगा इसकी पोल स्ट्रेंथ सेम ही रहेगी, m-m रहेगी। इसकी भी बच्चों क्या रहेगी? m और -m जो भी है, यानी बोथ जो पार्ट्स होंगी उसकी पोल स्ट्रेंथ पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा। बट अब यदि मान लो मैं इसको लेंथ के पैरेलल 2 पार्ट्स में इस टाइप से डिवाइड करता हूं तो बच्चों पोल स्ट्रेंथ हाफ हो जाएगी। ये m/2 तो ये -m/2 मींस पोल स्ट्रेंथ जो होगी वो ईच सेगमेंट जो ईच पार्ट होगा उसकी हाफ हो जाएगी बिकॉज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हाफ हो गया। तो बच्चों पोल स्ट्रेंथ जो है वो किस पर डिपेंड करेगी? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर डिपेंड करती है। ठीक है। इसके बाद जो डेफिनेशन आती है बच्चों, एक डेफिनेशन आती है वो है इफेक्टिव लेंथ ऑफ द बार मैग्नेट। क्या? इफेक्टिव लेंथ
एक जो डेफिनेशन आएगी बच्चों वो आएगी इफेक्टिव लेंथ इफेक्टिव लेंथ ऑफ बार मैग्नेट क्या होती है बच्चों? द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन पोल्स ऑफ द मैग्नेट। ये बच्चों इसका एन पोल है और ये इसका एस पोल है, तो इन दोनों पोल्स के बीच की जो मिनिमम डिस्टेंस होती है, मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन पोल्स ऑफ द बार मैग्नेट इज नोन एज इफेक्टिव लेंथ। और ये बच्चों अपने पास ज्योमेट्रिक लेंथ है, इसकी जो एक्चुअल लेंथ है वो क्या है? ज्योमेट्रिक लेंथ ऑफ द बार मैग्नेट है। तो बच्चों इस इफेक्टिव लेंथ और जो ज्योमेट्रिक लेंथ में जनरली ये रिलेशन होता है, कैपिटल L इक्वल टू 5/6 इंटू स्मॉल l। ठीक है बच्चों, कैपिटल L इक्वल टू 5/6 इंटू स्मॉल l। अब ध्यान देना बच्चों, सपोज करो कि मेरे पास L लेंथ की एक बार मैग्नेट है, फिर ध्यान देना मेरे पास L लेंथ की एक बार मैग्नेट है, और अगर मैं ठीक मिड पॉइंट से इसको 90 डिग्री के एंगल पर बेंट कर दूं, ये N पोल होगा और ये S पोल होगा। ठीक है, तो बच्चों इसकी इफेक्टिव लेंथ कितनी हो जाएगी? और अगर मैं इसको ठीक मिड पॉइंट से 60 डिग्री एंगल पर बेंट कर दूं, ठीक है, ये N पोल है, ये S पोल है, ये L/2 होगी, ये L/2 होगी, और ये एंगल बच्चों 60 डिग्री है, ये भी अपने पास L/2 है, ये भी क्या है? L/2 है। तो बच्चों इन दोनों केसेस में इफेक्टिव लेंथ कितनी होगी? तो इन बोथ पोल्स के बीच की जो, जब तक अपन को बच्चों अगर बार मैग्नेट की लेंथ देता है, लेंथ ऑफ द बार मैग्नेट इतनी है, तो बच्चों अपन उसको इफेक्टिव लेंथ ही मानकर चलेंगे। ठीक है, अब बात यह आ रही है कि इन बोथ एंड्स के बीच की जो मिनिमम डिस्टेंस होती है या सीधी जो डिस्टेंस होती है, उसको अपन क्या कहेंगे बच्चों? उसको अपन कहेंगे इफेक्टिव लेंथ। तो इस केस में इफेक्टिव लेंथ ये आएगी, और इफेक्टिव लेंथ की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों? L²/4 प्लस L²/4 का रूट आएगा, और L²/2 का रूट, और ये आ जाएगा बच्चों L/√2। तो इस केस में इफेक्टिव लेंथ कितनी हो जाएगी बच्चों? L/√2। और इस केस में आपको पता है कि इन दोनों पोल्स के बीच की जो स्ट्रेट लेंथ होती है, सीधी जो लेंथ होती है, वो क्या होगी बच्चों? इफेक्टिव लेंथ होगी। और आपको पता है कि ये एंगल 60 डिग्री है और ये टू साइड्स L/2 हैं, तो डेफिनेटली क्या बनेगी बच्चों? इक्विलेटरल ट्राइंगल बनेगी, और इक्विलेटरल ट्राइंगल बनेगी तो ये डिस्टेंस भी क्या होगी बच्चों? L/2 होगी। और जो इफेक्टिव लेंथ बनेगी वो क्या बनेगी अपने पास? L/2। अब बच्चों अपन देखते हैं मैग्नेटिक मोमेंट। नेक्स्ट डेफिनेशन आती है, ये डेफिनेशन अपने फोर्थ डेफिनेशन थी, फोर्थ और फिफ्थ जो भी थी। और इसके बाद बच्चों अपन देखेंगे इसकी जो एक अपन ने ये भी देखा था कि अभी अपन ने डिफाइन किया था किसको? पोल स्ट्रेंथ को, और बताया था कि पोल स्ट्रेंथ जो है वो उस पोल में प्रेजेंट यूनिट पोल्स के नंबर पे डिपेंड करती है। तो बच्चों एक डेफिनेशन अपने और आती है कि यूनिट पोल्स क्या होते हैं। ठीक है, तो इसके बाद जो मैं डिफाइन कर रहा हूं, और वो है बच्चों यूनिट पोल्स क्या होते हैं। ठीक है, आपको ये पता है बच्चों कि ये अपने पास
टू पोल्स हैं। सपोज करो कि इसकी जो पोल स्ट्रेंथ है वो m1 है और इसकी पोल स्ट्रेंथ m2 है, और इनके बीच की जो डिस्टेंस है ये r या d है या r है। ठीक है, इनके बीच की डिस्टेंस में r मान लेता हूं। तो इनके बीच में अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स जो होगा, अगर सेम नेचर के पोल्स हैं तो उनमें क्या होगा बच्चों, अट्रैक्शन, सॉरी सेम नेचर के पोल्स हैं तो उनमें रिपल्सन होगा, और अपोजिट नेचर के पोल्स हैं तो क्या होगा, अनलाइक, लाइक पोल है, लाइक पोल है तो इनमें क्या होगा, रिपल्सन होगा, और अनलाइक पोल है तो क्या होगा बच्चों, अट्रैक्शन होगा। और आपको पता है कि इनके बीच में लगने वाला फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा m1 m2 बाई आर स्क्वायर, और F इक्वल टू होता है बच्चों म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m1 m2 बाई आर स्क्वायर। अब कैसे डिफाइन करेंगे, इफ m1 इक्वल टू m2 इक्वल टू 1 and r equal to 1, then f equal to म्यू नोट अपॉन 4 पाई, जिसकी वैल्यू 10⁻⁻7 न्यूटन आ जाएगा। इफ टू यूनिट पोल्स, ध्यान दो, इफ टू मैग्नेटिक पोल्स ऑफ सेम पोल स्ट्रेंथ लाइज एट यूनिट डिस्टेंस and force between them is equal to 10⁻⁻7 Newton, then such type of poles are known as unit poles। ठीक है बच्चों, अगर सेम पोल स्ट्रेंथ के दो यूनिट पोल एक दूसरे से 1 मीटर डिस्टेंस पे लाई करें और उनके बीच में लगने वाला अट्रैक्टिव और जो रिपल्सिव फोर्स है वो 10⁻⁻7 न्यूटन हो, तो इस टाइप के जो मैग्नेटिक पोल्स होते हैं उनको बच्चों अपन क्या कहते हैं, यूनिट पोल कहते हैं। तो कैसे डिफाइन करेंगे, इफ टू magnetic poles of same pole strength lies at unit distance experiences अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स इक्वल टू 10⁻⁻7 न्यूटन, then such type of pole known as such type of magnetic pole known as unit poles। ठीक है बच्चों, इफ टू मैग्नेटिक पोल्स, ध्यान से समझना, if two magnetic poles of same pole strength lies at unit distance experiences attractive or repulsive force equal to 10⁻⁻7 Newton, then such type of magnetic poles known as unit poles। ठीक है बच्चों, अगर दो सेम पोल स्ट्रेंथ के मैग्नेटिक पोल एक दूसरे से यूनिट डिस्टेंस पे लाई करें और वो 10⁻⁻7 न्यूटन का अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स एक्सपीरियंस करें, तो ऐसे फोर्स को क्या कहेंगे बच्चों, यूनिट पोल कहेंगे। अब जो टर्म आती है बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म अपन देखने चाह रहे हैं, और वो आती है मैग्नेटिक मोमेंट।
अब देखते हैं बच्चों अपन मैग्नेटिक मोमेंट। मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट को कैसे डिफाइन करेंगे बच्चों? द प्रोडक्ट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ pole strength, the product of pole strength and effective length, the product of pole strength and effective length is known as magnetic moment. The product of pole strength and effective length is known as magnetic moment. It is a vector quantity. It is a vector quantity having direction as pole to n pole. ठीक है बच्चों, तो ये मैग्नेटिक मोमेंट हो गया पोल स्ट्रेंथ इनटू इफेक्टिव लेंथ। The product of pole strength and effective length is known as magnetic moment. It is a vector quantity having direction as pole to n pole. ठीक है बच्चों, अब अपन को कुछ क्वेश्चंस देखने हैं। सपोज करो बच्चों अपने पास ये एक बार मैग्नेट है जिसका मैग्नेटिक मोमेंट m है। मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ ए बार मैग्नेट इज कैपिटल M. नाउ if we cut it into two parts, in first case perpendicular to length and in second case parallel to length. In first case, magnetic moment of each segment is m1, and in second case magnetic moment of each part is m2. ठीक है, then find out value of m1 and m2 in terms of capital M. क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा बच्चों। मेरे पास ये बार मैग्नेट है जिसका मैग्नेटिक मोमेंट कैपिटल M है। जब इस बार मैग्नेट को लेंथ के परपेंडिकुलर टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता हूं तो ईच सेगमेंट या ईच पार्ट का जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो m1 है, और जब इसको लेंथ के पैरेलल टू पार्ट्स में डिवाइड करता हूं तो इस ईच जो सेगमेंट है उसका मैग्नेटिक मोमेंट m2 है। देन फाइंड आउट वैल्यू ऑफ m1 एंड m2 इन टर्म्स ऑफ कैपिटल M। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन आपके क्लियर हो गया होगा। तो मैं ये मान लेता हूं कि ये मेरे पास ये N और S पोल्स हैं और इनकी जो पोल स्ट्रेंथ है M और -M है, और जो इसकी इफेक्टिव लेंथ है वो कैपिटल L है। तो बच्चों कैपिटल M की जो वैल्यू होगी वो स्मॉल m इंटू L के इक्वल होगी। कैपिटल M की जो वैल्यू होगी वो स्मॉल m इंटू L के इक्वल होगी। अब नेक्स्ट देखो, जब मैं m1 की वैल्यू बच्चों फाइंड आउट करना चाहता हूं तो m1 की वैल्यू आ रही है स्मॉल m इंटू L/2, क्योंकि इफेक्टिव लेंथ देखो बच्चों इस केस में पोल स्ट्रेंथ तो वही रहेगी। मैंने आपको बताया कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन चेंज नहीं हो रहा, इसलिए बच्चों
पोल स्ट्रेंथ तो वही रहेगी लेकिन इफेक्टिव लेंथ हाफ हो गई और m1 की वैल्यू हो गई बच्चों m/2। कितनी हो गई? कैपिटल M/2। इसी टाइप से बच्चों अगर m2 देखें तो इस केस में आपको पता है बच्चों पोल स्ट्रेंथ हाफ हो जाएगी क्योंकि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हाफ हो गया और m2 की वैल्यू बनेगी पोल स्ट्रेंथ हाफ हो गई बट इफेक्टिव लेंथ उतनी ही रहेगी और ये क्या बनेगा बच्चों? कैपिटल M/2। तो m1 की वैल्यू भी m/2 होगी और m2 की वैल्यू भी m/2 होगी, इसलिए बच्चों m1:m2 जो होगा वो क्या बनेगा? 1:1 होगा। एक तो ये क्वेश्चन आपके समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मैग्नेटिक मोमेंट of a bar magnet. Magnetic moment of a bar magnet is capital M. Magnetic moment of a bar magnet is capital M. Now, it is bent from midpoint at angle of first 90 degree, second 60 degree. Find out new magnetic moment in each case. क्वेश्चन आपके समझ आ गया बच्चों? एक बार मैग्नेट है जिसका मैग्नेटिक मोमेंट कैपिटल M है। अब इसको ठीक मिड पॉइंट से अपन क्या करते हैं? 90 डिग्री के एंगल पे अगर बेंड कर दें तो अब मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा? दूसरा, अगर इसे 60 डिग्री के एंगल पर अगर अपन बेंड करते हैं तो अब मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा? ये अपन को बच्चों फाइंड आउट करना है। ठीक है, बहुत आसान काम है। सॉल्यूशन देखें आप। ये बच्चों अपने पास बार मैग्नेट है, ये इसका N पोल है, ये S पोल है और इसकी जो इफेक्टिव लेंथ है वो कितनी है बच्चों? कैपिटल L है और पोल स्ट्रेंथ स्मॉल m और -m मान लेता हूं मैं। तो जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो बच्चों m/L होगा। इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे देता हूं। जो आपको गिवन बार मैग्नेट है इसका मैग्नेटिक मोमेंट आ गया स्मॉल m/L। अब बच्चों पहले केस में जब मैं इसको 90 डिग्री एंगल पे मिड पॉइंट से 90 डिग्री एंगल पे अगर मैं बेंड करता हूं तो आपको पता है बच्चों कि जब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन चेंज नहीं हो रहा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इसका चेंज नहीं हो रहा तो आपको पता है कि पोल स्ट्रेंथ तो अनचेंज रहेगी और बच्चों इफेक्टिव लेंथ जो बनेगी ये इसकी इफेक्टिव लेंथ होगी और ये जो इफेक्टिव लेंथ होगी अभी अपन ने देखा था ये L/4 है, ये L/4 है और ये बच्चों आएगी L/√2 और इस केस में जो इसको मैं M1 कह देता हूं मैग्नेटिक मोमेंट और ये होगी बच्चों पोल स्ट्रेंथ इनटू इफेक्टिव लेंथ और ये कैपिटल M बन गया और ये बनेगा कैपिटल M/√2। क्या बनेगा? कैपिटल M/√2। और सेकंड केस में अपन ने क्या किया बच्चों? अगर इसको ठीक मिड पॉइंट से एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यही रहेगा और अपन ठीक जो मिड पॉइंट है उससे अपन क्या कर रहे हैं? 60 डिग्री के एंगल पे बेंड कर रहे हैं। ये N और S है और इसको मैं क्या कर रहा हूँ? 60 डिग्री के एंगल पे बेंड कर रहा हूँ। ये L/2 है, ये L/2 है और कैपिटल M जो बनेगा बच्चों पोल स्ट्रेंथ अनचेंज रहेगी और ये बनेगा स्मॉल m/L/2 और अगेन बच्चों उसको M2 कह रहा हूँ और ये कितना बन गया? कैपिटल M/2। तो इस केस में जो मैग्नेटिक मोमेंट बनेगा बच्चों वो M/√2 बनेगा और इसमें बनेगा कैपिटल M/2। ठीक है, तो एक बार मैग्नेट को बेंड करने पर या कट करने पर किस टाइप से मैग्नेटिक मोमेंट चेंज होगा ये बच्चों अपन एक बार देख ही चुके हैं।
अब इसी पर बेस्ड अपन कुछ क्वेश्चंस और देखेंगे।